हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आयुष सागर। आप सभी का स्वागत है माइंड मैटर के क्लब पे। आज हम बात करेंगे चाइल्ड एंड टीनेजर के मेंटल हेल्थ के बारे में। हमारे साथ हैं चाइल्ड एक्सपर्ट डॉक्टर टीना बंसल। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। मैम, मेरा पहला क्वेश्चन है, आपके हिसाब से आप जो डेली डील करते हैं तो ऐसा कॉमन केसेस क्या आपको मिलते हैं जो बच्चों में और टीनेजर में पाए जाते हैं? कि बच्चों में टीनेजर्स में एंजाइटी प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, जैसे कि उनको घबराहट का महसूस होना, ना उलझन महसूस होना, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर काम को करते हुए ऐसा महसूस होना, नए लोगों से मिलने में डरना। डिप्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें कि बच्चों का मन उदास रहना, चिड़चिड़ापन रहना, बाहर खेलने में या पुराने जो काम अच्छे लगते थे उसमें मन ना लगना। बिहेवियरल चेंजेस मिल सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े रहना, जल्दी गुस्सा हो जाना, पहले जो आदतें थी उनका सडनली बदल जाना। और सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं कि जैसे शराब या दूसरे जो हार्मफुल ड्रग्स होते हैं उनका यूज़, वो बहुत कॉमन है। और सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर बिहेवियरल एडिक्शन जिसको हम कहते हैं कि आदतों का एडिक्शन हो जाना, ये कॉमन चीज़ें पाई जा रही हैं। थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल हम लोग ADHD के बारे में। इसका क्या मतलब है? बहुत लोग कहते हैं कि इसके शिकार हैं, शायद अच्छे से जानते ना हो, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। देखिए, ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें दो चीज़ें होती हैं, बच्चे में अटेंशन की कमी होती है और हाइपर एक्टिविटी होती है। कुछ बच्चों में दोनों चीज़ें साथ में मिलती हैं, किसी बच्चे में सिर्फ हाइपर एक्टिविटी होती है, किसी में सिर्फ अटेंशन की प्रॉब्लम होती है। अटेंशन की प्रॉब्लम होने से क्या हो सकता है कि जैसे स्कूल में जब टीचर समझाएंगी पढ़ाएंगी तो बच्चा ध्यान नहीं लगा पाएगा, काम पूरा नहीं कर पाएगा, उनकी नोटबुक्स में काम इनकम्प्लीट मिलेगा। घर में जब मम्मी पापा पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बैठेगा नहीं, फोकस नहीं कर पाएगा, थोड़ी देर से ज़्यादा देर, कुछ मिनट्स से ज़्यादा देर उनका फोकस नहीं बन पाएगा। और साथ में अगर हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो ये हो सकता है कि वो अपनी जगह पे बैठे ही नहीं, इधर से उधर घूमते रहें। जैसे स्कूल में टीचर्स की कंप्लेन हो सकती है कि अपनी सीट पे बैठते नहीं हैं, पूरी क्लास में घूमते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करते रहते हैं, बीच में बोल देते हैं, उतावले रहते हैं। यही कंप्लेंट्स घर में भी हो सकती हैं। तो ये एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो अर्ली एज से ही मिलता है, बहुत छोटी एज से मिलता है। और हर जगह ये प्रेजेंट होना ज़रूरी है, मतलब दो सेटिंग्स में एटलीस्ट प्रेजेंट होना ज़रूरी है, कि स्कूल और घर में। जैसे पेरेंट को आइडेंटिफाई होता है कि मेरा बेटा बच्चे इससे सफ़र कर रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग इस चीज़ को? क्या उनको थेरेपिस्ट के पास जाना नेसेसरी होगा या फिर वो खुद से कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को? देखिए, अगर पेरेंट्स को ऐसे कोई साइन सिम्टम्स लग रहे हैं बच्चे में, या फिर स्कूल में आजकल प्रोविजंस होते हैं कि वो लोग बच्चे की एक्टिविटी नोट करते हैं और पेरेंट्स को वार्न करते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि बच्चे में ADHD हो सकता है, तो वो तुरंत अपने किसी भी नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। साइकेट्रिस्ट उनका एक डिटेल असेसमेंट करेंगे बच्चे का, और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ADHD है या नहीं। ADHD होगा तो हमें साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि जैसे मेडिसिन होती हैं वो देनी पड़ेंगी, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसमें पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों को कैसे बिहेवियर में उनके चेंज लाना है, वो इंक्लूडेड होगा। इसको घर पे खुद से कंट्रोल कर पाना बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के, साइकेट्रिस्ट की हेल्प पे, वो थोड़ा मुश्किल होगा। मैम, आजकल हम लोग सोशल मीडिया की बात करें तो फ़ोन उठाते हैं, सोचते हैं एक दो रील देख लें। एक मिनट की 30 सेकंड की रील होती है, पर कुछ देर ही हम पाते हैं कि हमारा 2 घंटा 3 घंटा चला गया। तो ये कौन सा लूप है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए। सर, कई बार होता है कि फ़ोन हमने उठाया और कुछ काम करने के लिए उठाया और सडनली हमें रियलाइज़ हुआ कि 2 घंटे बीत गए। ऐसा अक्सर होता है। तो एक्चुअली जब हम वो 1 मिनट की या 30 सेकंड की वीडियो देखते हैं तो वो हमें सडन एक रिवॉर्ड की फीलिंग देती है। और रिवॉर्ड फीलिंग हमें आती है जब हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है। जनरली डोपामीन रिलीज़ होते हैं जो हम नेचुरल जैसे काम करते हैं, जैसे हमने कुछ अच्छा किया तो हमें उसका रिवॉर्ड मिला, या हमें कोई प्रेज़ मिली, तो हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज़ होता है। बट जब हम ये छोटी छोटी वीडियोज़ या रील्स देखते हैं तो वही प्लेजर जो हमें किसी बड़े काम को करके मिलता है, वो प्लेजर हमें बहुत इजीली 1 मिनट या 30 सेकंड में मिलता है। तो हमारा ब्रेन जो है बार बार उस प्लेजर को लेने के चक्कर में वो रील में ही अटका रह जाता है। तो वो रील का जो लूप है वो 1 मिनट 30 सेकंड से कब 2 घंटे में बदल जाता है वो हमें पता नहीं लगता है।
तो जैसे 2 घंटा हमारा रील में चला गया, 1-2 घंटा हमने बातें की, अपने फेवरेट यूट्यूबर का हमने एक कॉमेडी शो देखा, तो ये सब मिला के आजकल जनरली हर बच्चों के 8 से 10 घंटे स्क्रीन टाइम जा रहा है। तो इसका क्या मेंटली इफ़ेक्ट होता है बच्चों पे? क्योंकि हम ज़्यादा देर तक स्क्रीन पे बैठे हैं तो हमारा ब्रेन कुछ और ही चीज़ें देख रहा है, खुद फंक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा बच्चों पे, ऐसा मेंटल पे? कि एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम अगर कोई भी पर्सन कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा, अगर हम बच्चों की ही बात करें तो उसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट डेफिनेटली होता है। बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आजकल बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कि ADHD या फिर ऑटिज़म जैसी समस्याएं जो है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या ऑटिज़म जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि कुछ बच्चे उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने की वजह से, स्क्रीन की जो रेज होती हैं उससे ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं और बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। वहीं कुछ बच्चों में स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, सोशली इन्वॉल्व ना होने की वजह से, अर्ली एज से ही एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम यूज़ करने की वजह से जो हमारा सोशल कम्युनिकेशन में डेफिसिट आ जाता है, सोशल कम्युनिकेशन में कमी आ जाती है, तो वहीं वो वर्चुअल ऑटिज़म जैसी सिचुएशन बन जाती है। अगर थोड़े बड़े एज के बच्चों की बात करें, टीनेजर्स की, एडोलेसेंट्स की, तो एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करने की वजह से उनमें एंजाइटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, घबराहट के इश्यूज रहने लगते हैं, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जो रेज हैं वो हमारे ब्रेन में एक इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं जिससे कि हमारे ब्रेन के जो स्लीप हॉर्मोन्स हैं वो डिले हो जाते हैं, जो ब्लू रेज हैं। तो इंसोम्निया की प्रॉब्लम एक बच्चों में बहुत कॉमनली देखी जा रही है स्क्रीन यूज़ की वजह से। स्क्रीन यूज़ से ही आजकल डिप्रेशन के भी केसेस बच्चों में काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एक नॉर्मल बच्चे के लिए आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? आइडियल स्क्रीन टाइम के लिए बहुत सारी गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, इंडियन गाइडलाइंस, फॉरेन गाइडलाइंस, जो ये कहती हैं कि 18 महीने से 1.5 साल से कम के बच्चे को कोई भी स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं होना चाहिए। सिर्फ वीडियो कॉल्स अलाउड कर सकते हैं कि कोई पेरेंट या घर का कोई इंपॉर्टेंट सदस्य बाहर है तो उनसे ऑन एंड ऑफ वीडियो कॉल करा सकते हैं। वहीं 18 महीने से 3 साल तक या फिर 2 साल तक के बच्चों को आधे घंटे से 1 घंटे का स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। उससे बड़े बच्चे अगर हैं कि 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं तो वहाँ पर एजुकेशनल या नॉन एजुकेशनल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 घंटे तक का होना चाहिए। बच्चे वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देख रहे हैं तो नॉन एजुकेशनल जो यूज़ है वो 1 घंटे का होना चाहिए। अगर स्कूल या उनकी क्लासेस ही ऑनलाइन हो रही हैं तो वो उसमें ऐड हो जाती हैं जो कि कभी कभी अवॉइड नहीं की जा सकती, बट आइडियली 1 घंटे का ही होना चाहिए। वीकेंड्स पे वो चाहें तो 3 घंटे तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, रेगुलर नहीं हो सकता। 6 साल से जो बड़े लोग हैं या 6 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनमें जितना कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे से जितना कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। उसके साथ पर दूसरी एक्टिविटीज़ का इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है कि एक साथ बहुत सारा स्क्रीन टाइम ना करके, अगर नहीं अवॉइडेबल नहीं है कि आपको 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो ही जाता है, कुछ लोग की जॉब्स हैं, स्कूल्स हैं, तो आप उसको ब्रेक लेके कर सकते हैं। एक साथ 3 घंटे का स्क्रीन टाइम ना देके 1 घंटा आधा घंटे के ब्रेक्स में कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चा 3-4 साल का हुआ, उसको सुबह बैग टांग दिया जाएगा 5-10 किलो का, स्कूल भेज दिया जाएगा। स्कूल से आता है, 1-2 ट्यूटर लगा दिए हम लोग, एक इंग्लिश पढ़ाएगा, एक मैथ पढ़ाएगा, एक कुछ गाना सिखाएगा। रात हुई हम उसके साथ बैठ जाएंगे, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे। तो बच्चा सुबह उठने से लेके रात सोने तक ये जो सीखने वाले फेज में लगा है, इससे उसके मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता तो ज़रूर होगा, कैसे पड़ता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, बच्चों का स्कूल जाना तो बहुत ज़रूरी है ना, उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सब ज़रूरी है। बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए स्टडीज़ भी ज़रूरी हैं, उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। बट बात यही है कि हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, पढ़ाई का, स्पोर्ट्स का, आर्ट एक्टिविटीज़ का, हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे स्कूल्स और करिकुलम डिसाइडेड हुए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के जिस तरीके से डिसाइडेड है, वो कभी कभी ओवरबर्डन कर देते हैं बच्चों को कि ये कोर्स है, इसको याद करके आना है, इसको लिखना है। पढ़ाई को
रटने से और बच्चे के मार्क्स में एग्ज़ाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे डिसाइड होता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है या कितना स्मार्ट है। अगर ये फर्स्ट नहीं आ रहा तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। पेरेंट्स कंपेयर करने लगते हैं कि ये तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे ने तो ऐसे किया, तुम्हारे मार्क्स क्यों कम आए। तो वो कंपैरिजन आ जाता है जो हम आसपास की सेटिंग में देखते हैं। मार्क्स के बेसिस पे ही ये सोचा जाता है कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। फिर साथ में उनके बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाल दी जाती हैं जो कि ज़रूरी हैं, बट उसका एक बैलेंस रहना चाहिए। बच्चे को टाइम मिलना चाहिए सेल्फ एक्टिविटीज़ का भी, जो एक्टिविटीज़ वो खुद से करना चाहते हैं। तो ऐसे में हमें बच्चे का इंटरेस्ट देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सिंगिंग ना करना चाहता है, बच्चा स्पोर्ट्स करना चाहता है तो उसे स्पोर्ट्स करवाना चाहिए। अगर वो स्पोर्ट्स नहीं करना चाहता है, कोई बच्चा है जिसको आर्ट में या सिंगिंग में या किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट है, तो उसे उसमें हमें फर्दर लेके जाना चाहिए। हर बच्चा हर एक्टिविटी कर पाए ये नहीं पॉसिबल है। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए कि उसकी स्टडीज़ और उसके रेस्ट और उसके स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बीच में, वरना बच्चे ओवरबर्डन हो जाएंगे, बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाएगा, फिर बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। अगर बर्नआउट जैसा हो गया, फटीग आ जाएगा तो वो कुछ भी करना बंद कर देगा, ना तो पढ़ाई ठीक से कर पाएगा, ना वो एक्टिविटी जो पसंद करता है वो ही ठीक से कर पाएगा। तो बैलेंस क्रिएट करना काफ़ी ज़रूरी है। अब तक जो स्कूल के नियम चलते आ रहे थे, ट्यूटर के चलते आ रहे थे, जो हो गया सो हो गया। अगर हम एक मैसेज देना चाहें लोगों को, पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को, खास करके एक स्कूल टीचर को, तो आने वाले समय में उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि बच्चे एक बढ़िया माहौल में ग्रो कर सके? तो इसका ऐसा इन्वायरमेंट उनको प्ले करना चाहिए ऐसा स्कूल टीचर्स? देखिए, स्कूल टीचर्स का काम अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टीचर का बच्चे की लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। बच्चे अपने टीचर्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, उनको बहुत फॉलो करते हैं, और कभी कभी बच्चे टीचर्स की ही बात मानते हैं, घर वालों की नहीं मानते। तो ऐसे में जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसे में उन्हें सेंसिटाइज किया जाना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बच्चों से रिलेटेड, उनकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इशू हो सकते हैं। अगर कोई बच्चे का उन्हें चेंज दिख रहा है सडनली कि ये बच्चा पहले चिड़चिड़ा नहीं था, अब चिड़चिड़ा हो गया है, इसकी पढ़ाई में उन्हें इफेक्ट दिख रहा है कि पहले ये एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करता था या अपना होमवर्क पूरा करके आता था, अब ये बच्चा वो सब नहीं कर रहा है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सडनली बिहेवियर में चेंज हो गए हैं, तो वहाँ टीचर को सेंसिटाइज होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कि सिर्फ ना करना है या अवॉइड करना है चीज़ों को इसलिए कर रहा है। एक रीज़न हो सकता है उसके पीछे, बच्चा किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हो सकता है, या उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो के दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो हमारे स्कूल टीचर्स को सबसे पहले सेंसिटाइज होना पड़ेगा कि क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, और उसके बाद उसी अकॉर्डिंग बच्चों से वो डील कर सकते हैं। तो स्कूल में अगर कोई काफ़ी सारे स्कूल्स में आजकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ पे अगर किसी बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम लगती है तो उनके पास रेफ़र कर देते हैं। फिर वो साइकोलॉजिस्ट जो है अपनी तरीके से डील करके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो काफ़ी सारे स्कूलों ने स्टार्ट किया है, स्कूल्स ने स्टार्ट किया है, और काफ़ी सारे स्कूल में अभी होना बाकी है जो हो सकता है। मैम, आजकल बड़ा ही देखने को मिलता है हर घरों में, लोगों में, कि टीनेजर का जो फेस है इसमें मूड स्विंग का बड़ा रोल है। कभी बच्चा बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, कभी एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है, ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, और पेरेंट अगर इसको सही करना चाहें तो कैसे कर सकें इसको? देखिए, मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमनली ग्रोइंग एज के बच्चों में देखा जाता है। जैसे आपने बोला कि कभी अचानक से वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, कभी अचानक से चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं, तो इसी को मूड स्विंग्स कहते हैं। मूड इधर से उधर स्विंग कर रहा है बच्चों का। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। बच्चे इस एज में उनकी बॉडी में, उनके माइंड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं जिससे उन्हें डील करना होता है। प्यूबर्टल चेंजेस आ रहे होते हैं, हार्मोनल फिजिकल दोनों तरीके के चेंजेस आते हैं। इमोशनल चेंजेस आते हैं। पहले वो घर के प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में थे, अब वो बाहर निकल रहे हैं, अपनी एक आइडेंटिटी सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सब चेंजेस से जब एक बच्चा जूझ रहा होता है तो उस फेज़ में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं। कि कोई चीज़ उन्हें अच्छी लग सकती है, कोई चीज़ ख़राब लग सकती है, घर वाले कभी बहुत अच्छे लग सकते हैं, कभी दुश्मन नज़र आ सकते हैं, कभी एकदम से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बिहेव कर सकते हैं। तो मेन रीज़न इसके यही रहते हैं कि बच्चों के उस समय जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस।
क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एक इशू है। ऑलमोस्ट सारे ही जितने टीनेजर्स या अडोलेसेंट्स जिनको हम कहते हैं वो इससे जूझ रहे होते हैं। तो पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बच्चों का एक तरीके का नॉर्मल बिहेवियर है ना, इससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि उन्हें इससे बहुत ज़्यादा अलार्म होना है या परेशान हो जाना है या तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। कभी कभी वो बच्चे के ऐसे बिहेवियर को इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जिसको वो उन्हें लग रहा है कि हाँ इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा ही है, तो उस टाइम पर उस बिहेवियर को इग्नोर कर सकते हैं। जब बच्चा शांत हो जाए, उसका गुस्सा कम हो जाए, तो वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या ऐसी चीज़ थी, किस बात पे ये गुस्सा हुए, हमने ऐसा कुछ बोला जिससे गुस्सा हुए, क्या इनके फ्रेंड्स में ऐसा कुछ चल रहा है या इनके ग्रुप में ऐसा कुछ चल रहा है, इनके स्टडीज़ में, स्कूल में ऐसा कुछ चल रहा है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। उनसे कम्युनिकेट करके उस बात को जानने की कोशिश कर सकते हैं पेरेंट्स, और उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। उनके गुस्से का बदला या उनके मूड स्विंग्स का बदला का जवाब जो वो देते हैं वो गुस्से में नहीं देना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि इट्स जस्ट अ फेज दैट विल पास। पर मोस्टली केसेस में जैसे होता है कि बच्चे एक्चुअली हम पे ही जाते हैं जी। हम अगर गुस्से वाले हैं तो वो लक्षण दिखने लगते हैं, तो उस फेज में दोनों में नहीं बनती है, ना बाप बेटों में बनती है, क्योंकि दोनों एक बड़े होने पे बराबर फेज में जाते हैं। बाप ये नहीं सोच सकता है कि मेरा बेटा मेरे बराबर बात कर रहा है, और बेटे को लगता है कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, बाप मेरी सुनते नहीं है। तो इस फेज में क्या करना चाहिए एक पेरेंट को भी, मतलब डैड को भी और एक बच्चे को भी, दोनों कैसे वो संबंध को बेटर बना सके, क्योंकि इंडिया में तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल केस है। जी देखिए, अगर हम ग्रोइंग एज के बच्चों की बात करें तो उनको एकदम से ये चीज़ समझानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो। उन्हें ये चीज़ भी लगने लगती है कि हमारे बिहेवियर पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं या हम गलत क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि बच्चों के बिहेवियर बदलने की जगह हम घर के बाकी लोगों का बिहेवियर चेंज करें, क्योंकि बच्चे देख के ही सीखते हैं। जैसा उन्होंने देखा है घर में, अगर उन्होंने गुस्सा या एग्रेशन देखा है तो वो उसी चीज़ को रेप्लिकेट करते हैं। अगर उन्होंने देखा है कि किसी चीज़ पे घर में कोई गुस्सा हुआ तो उन्हें लगता है अच्छा ये चीज़ गुस्से से ही मिलती है, वो भी उस गुस्से को सीखते हैं। वहीं अगर पेरेंट्स उसी चीज़ का जवाब काम होके शांति से दें या फिर दूसरी तरीके से डील करने की कोशिश करें जिसमें कि एग्रेशन या वॉयलेंस नहीं इंक्लूड हो, तो बच्चे के दिमाग में आएगा कि अच्छा ये भी तरीका है, ऐसे भी डील कर सकते हैं। तो पेरेंट को ये समझना पड़ेगा, अगर वो चाहते हैं कि उनके और उनके बच्चे के बीच का आपस का जो रिलेशन है वो अच्छा रहे, तो बच्चा अगर गुस्सा कर रहा है तो उसका डबल गुस्सा करके जवाब नहीं देना है। उस चीज़ को बस समझना है कि हमारे ही बिहेवियर को बच्चे रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो हमें उससे उस टाइम शांत हो जाना है और उसको भी ये बताना है कि देखो गुस्से का जवाब हमेशा गुस्से से नहीं दिया जाता है, हम गुस्से में शांत हैं तो आप भी शांत होकर हमें जवाब दे सकते हो। इसी क्वेश्चन को अगर मैं फ्रेम करूँ मैम, तो ऐसे क्या क्या बिहेवियर होते हैं पेरेंट को जो अनइंटेंशनली बच्चों पे इफेक्ट करते हैं? मतलब उनको लगता है तो मैं तो यही हूँ, मैं तो ऐसा ही आदमी हूँ, ऐसे बड़ा हुआ हूँ, पर वो बड़ा ही अनइंटेंशनली बड़ा हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है बच्चों पे। तो वो उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे ऐसे क्या क्या बिहेवियर हैं जो बच्चों पे करते हैं इफेक्ट? क्योंकि बच्चों पे जो बिहेवियर्स, अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर की बात करें तो वो होगा कि घर में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस का होना, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा बच्चों को दिखना कि जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपस में झगड़ते रहते हैं, या जो उनके कोई भी एक पेरेंट है वो दूसरों पे गुस्सा करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, या किसी पेरेंट में कोई नशे की आदत है, वहाँ से बच्चे उस चीज़ को सीख लेते हैं। या फिर कुछ पेरेंट अगर बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी मर्ज़ी की चीज़ें करने दे रहे हैं उनको कि जाओ जो मर्ज़ी करो, किसी चीज़ का कोई रोक नहीं है, किसी चीज़ पे कोई उनके चेक नहीं किया जा रहा है कि आपने क्या किया, उस जो हमने अगर आपने पैसा दिया था तो उस पैसे का आपने क्या किया, या आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हो, या आप अपने फ़ोन पे क्या यूज़ कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हो। तो एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है कि बच्चे को ये भी ना लगे कि निगरानी हो रही है और ये भी ना लगे कि मेरे घर वालों को तो परवाह ही नहीं है, मैं जो मर्जी करूँ। थोड़ा सा आपको चेक रखना पड़ता है। जो पेरेंट नहीं रखते वहाँ प्रॉब्लम होती है। कुछ पेरेंट ओवर चेक रखते हैं, बिल्कुल ही बच्चों को बाहर ना निकलने देना, फ़ोन नहीं यूज़ करना और फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना, वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। आपको अपने बच्चे को फ्रीडम देना है, पर उस फ्रीडम पे नज़र भी रखनी है कि बच्चा उसको कैसे यूज़ कर रहा है, और कम्युनिकेशन ज़रूर बना के रखना है। बच्चे के लिए इमोशनली अवेलेबल आपको रहना है कि अगर आपका बच्चा कोई इमोशनल प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो वो आके आपसे मिल सके, उस चीज़ को बोल सके। बड़ा ही एक कॉमन इंडिया का क्वेश्चन है मैम कि
मोस्टली अगर रूरल एरिया में जाएं तो क्या बच्चों को मारना सही है? कुछ लोग कहते हैं कि मारा नहीं गया इसलिए बिगड़ गया, जी कुछ लोग कहते हैं कि उसको इतना मार दिया इसलिए बिगड़ गया। जी। तो इस पे आपका क्या कहना होगा कि क्या बच्चों को सही में मारा जाए तो बहुत अच्छे रहें, क्या उनको बहुत मारने के बाद भी ना अच्छे रहें? तो इस पे क्या कहना होगा आपका? देखिए, अगर इसका सिर्फ एक लाइन में जवाब देना हो कि क्या बच्चों को मारना चाहिए, तो उसका जवाब होगा नहीं। बच्चे को किसी भी तरीके का कॉर्पोरल या फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बच्चों की आदतें सुधारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बस उसमें पेशेंस लगता है। और मुझे लगता है इंडिया में लोगों के पास पेशेंस की कमी है, पेरेंट्स के पास पेशेंस की कमी है। तो हमें क्विक तरीका दिखता है कि चाटा लगाया, बिहेवियर ठीक करो। तो हमें ध्यान देना है कि और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम बच्चों का बिहेवियर ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो एक चाटा लगा देने से या एक बार मार देने से उस बच्चे ने उस टाइम वो बिहेवियर नहीं किया, पर आगे के लिए उसे ये नहीं समझ में आया कि क्यों नहीं करना था ये बिहेवियर, ठीक है, या फिर मुझे क्यों चाटा लगाया गया, मुझे क्यों मारा गया, और उस चाटे का, उस बिहेवियर का, उस वायलेंस का उस पर क्या असर होता है वो बच्चे से बच्चे अलग डिपेंड करता है। कभी कभी किसी बच्चे को एक चाटे या एक मार का बहुत ही गहरा असर हो सकता है, बहुत ही उनके साइकी है जिसे हम कहते हैं, उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए पनिशमेंट बच्चों को फिजिकल पनिशमेंट या कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, पिटाई नहीं करनी चाहिए। इट्स ऑल द वे यू ट्रीटिंग योर चाइल्ड, किसी भी तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को पीट रहे हैं तो बच्चे को लगेगा कि पिटाई ही तरीका है, वो आगे दूसरों की पिटाई करेंगे, वो अपने बच्चों की पिटाई करेंगे, अपनी बात मनवाने के लिए अपने स्पाउस को पीटने की कोशिश करेंगे, बाहर लोगों को पीटने की कोशिश करेंगे। मैम, इमोशनल अवेलेबिलिटी पे क्या कहना है आपका? कि कुछ लोगों की कंप्लेन रहती है कि मैं उतना कनेक्टेड नहीं था, इस वजह से मेरा बिहेवियर ऐसा रहा। तो क्या पेरेंट को ये समझना चाहिए कि इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़रूरी है बच्चों के लिए? जी बिल्कुल। जैसे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट को हमें, अगर हमने पौधा लगाया, हम चाहते हैं कि वो अच्छे फ्लावर्स दे या वो प्लांट हेल्दी रहे, तो हम उसमें पानी डालते हैं। अगर वो इंडोर प्लांट है तो हम उसको अंदर रखते हैं, उसको सनलाइट की नीड है तो हम उसको बाहर रखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि नाजुक होते हैं, हमें उनको प्लांट को कुछ टाइम अंदर कुछ टाइम बाहर रखना होता है। ऐसे ही बच्चे होते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे फ्यूचर हो उनका या अच्छे उनके इमोशनल रिस्पॉन्सेज हों, तो हमें भी अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए इमोशनली अवेलेबल रहना चाहिए। उनके आगे फ्यूचर के लिए उनके इमोशंस को समझना और उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहना बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स नहीं इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, उनके बच्चे उनसे डिस्टेंट होते जाते हैं और फिर आगे जाके बिहेवियरल इश्यूज़ होना, पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आना, वो कॉमनली इशूज़ देखे जाते हैं। मैम, ऐसे किस फेज़ में बच्चे को और पेरेंट को खुद को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि उसको साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए? जी, अगर हम पेरेंट की बात करें पहले कि पेरेंट कब आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो कुछ साइन सिम्टम्स बच्चे में वो नोट कर सकते हैं, जैसे सडन उनके बिहेवियर में या उनकी परफॉर्मेंस में या उनके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें सडनली चेंज आ जाना। जैसे कि बच्चा अपना काम पहले रेगुलरली करता था, सुबह उठता था, अपने आप तैयार होता था, स्कूल जाता था, अपना बैग पैक करता था, स्कूल में अच्छे से बिहेव करके वापस आ जाता था। अब पेरेंट्स देख रहे हैं कि सुबह उठना नहीं चाहता है, अपना बैग पैक नहीं कर रहा है, आधी नोटबुक्स छोड़ जा रहा है, स्कूल से शिकायत आ रही है कि ये झगड़ा कर ले रहा है, स्कूल में काम पूरा नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स अलार्म हो सकते हैं कि ये बिहेवियर चेंज क्यों आ रहा है। अगर हम थोड़े और बड़े बच्चों की बात करें तो उनको ऐसा लगना कि बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, घर में बच्चे सडनली कुछ टाइम पीरियड के लिए चिड़चिड़े रहने लगे हैं, अदर देन द मूड स्विंग्स उनको ऐसे लगे, या बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को छुपाने या हाइड करने लगे हैं, या फिर ऐसा लगे कि उनकी भूख कम हो रही है, उनकी नींद कम हो रही है, जितना पहले सोते थे, जितना खाते थे उतना नहीं खाते हैं, उतना नहीं सोते हैं। अगर छोटे बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चों में जो बच्चे रात को अपना बेड गीला नहीं करते थे, बेड वेटिंग नहीं करते थे, वो वापस से बेड वेटिंग शुरू कर दें अगर, या फिर नींद में उनको डरावने सपने आने लगे, रात को अचानक से उठ जाना या मम्मी को रिपोर्ट करना कि कल मुझे डरावना सपना आया, या बेड वेटिंग कर देना, वो कुछ साइन सिम्टम्स हो सकते हैं पेरेंट के नोटिस करने के लिए। बच्चे अगर खुद से नोटिस करना चाहें तो जनरली टीनेजर्स या फिर
लेट चाइल्डहुड में बच्चे भी नोटिस कर सकते हैं। उनको भी लग सकता है कि जो चीज़ें उनको पहले अच्छी लगती थी अब वो नहीं अच्छी लग रही हैं। अपने फ्रेंड्स से उनका बात करने का मन नहीं कर रहा है, उन्हें डर लगने लगा है चीज़ों को करने में, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम लगने लगा है। खुद को ये रियलाइज़ होना कि जितना देर वो पहले पढ़ने बैठ सकते थे या जितनी देर वो पहले कोई एक्टिविटी कर सकते थे वो अब उतनी देर एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं। उनकी नींद में दिक्कत हो रही है, रात को अच्छे से नींद नहीं आ रही है, सुबह फ्रेश फील नहीं हो रहा है, थका थका महसूस हो रहा है। ऐसे सिम्टम्स या साइंस किसी को अगर दिख रहे हैं तो आप एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है मैम कि एक टीनेजर या फिर वो ग्रोन मैन है या फिर पेरेंट्स हैं, वो आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं जी। पर वो विजिट करने से डरते हैं, क्योंकि अगर विजिट कर रहे हैं तो रिलेशन वाले क्या सोचेंगे, हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या सोचेंगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया है, बुआ बगल वाली क्या सोचेंगी, मौसी क्या सोचेंगी। इन सब चक्करों में, इन सब जमात में कि ना पेरेंट लेके जाता है बच्चों को, ना एक ग्रोन मैन कभी सीख करना चाहता है, वो अपने में रह जाता है। तो इसके क्या इफ़ेक्ट हैं, इसके क्या बैड इफ़ेक्ट आने वाले हैं कि मान लीजिए हम ना विजिट किए, हमने इग्नोर कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा इसका? अगर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाए तो मोस्टली ये देखा जाता है कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम आगे जाके बड़ी हो सकती हैं। अगर किसी बच्चे को एंजाइटी प्रॉब्लम्स हैं और घर पे नोट नहीं किया गया या अनएड्रेस चली गई तो वो बच्चा आगे जाके दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उनको एंजाइटी से डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन से सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, या बच्चे कभी कभी एंजाइटी को कवर अप करने के लिए कुछ हार्मफुल ड्रग्स या सब्सटेंस का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों में सब्सटेंस या फिर हार्मफुल ड्रग एडिक्शंस शुरू हो सकते हैं। वहीं अगर कोई ऐसी स्कूल प्रॉब्लम्स हैं या बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बचपन में इग्नोर कर दी गई या जब वो स्टार्ट हुई थी तब पेरेंट्स उनको एड्रेस नहीं कर पाए, तो वो आगे जाके ज़्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में बदल सकती हैं, वॉयलेंस में, एग्रेशन में बदल सकती हैं, सब्सटेंस यूज़ जो हमने बात की उसमें बदल सकती हैं। पढ़ाई में प्रॉब्लम्स जल्दी ना दिख पाने पे बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई में और पीछे होते जाते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जाता है कि हमारे जो साथ के बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो आगे चले गए, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ जबकि मैं मेहनत तो उतनी ही कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो अगर टाइम से डील कर लिए जाएँ तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को हम बेटर कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है मैम कि आपका ऐसा क्या लोगों के लिए एक स्टेटमेंट रहेगा या फिर कि लोग सीख करें, लोग हेल्प लें साइकेट्रिस्ट से, क्यों ज़रूरी है, अगर ना कर रहे हैं तो क्या इसके दिक्कत आएंगी, तो आपके लास्ट वर्ड क्या होंगे इसमें? देखिए, आजकल के बढ़ते स्टिग्मा और बढ़ते लोगों के संकोच से काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम अनएड्रेस्ड या अनट्रीटेड चली जाती है। तो हो सकता है इसीलिए यही एक रीज़न है कि हम ये यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुँचे कि मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल इलनेस उतना ही मैटर करती हैं जितना फिज़िकल इलनेस मैटर करती है। जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ हो जाती है तो हम उसे बैठ के समझाते नहीं हैं कि तुम्हारी ब्लड शुगर ठीक हो जाएगी, या हम उसे ये नहीं कहते कि तुम अच्छे से खाओ, अच्छे से सो जाओ तो तुम्हारा डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। वैसे ही अगर किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं तो सिर्फ हमारे समझाने से या हमारे बोल देने से ये सब कुछ नहीं होता, वो चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी। हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी कि ये भी एक तरीके की इलनेस है जिसका क्योर पॉसिबल है और उसका क्योर सीख करने से, उसको हेल्प लेने से हेल्प मिल सकती है। तो हमें साथ में मिल के इस चीज़ के लिए अवेयरनेस और क्रिएट करनी है और इस सब चीज़ से डरना नहीं है कि अगर हम दवा खाएंगे या ड्रग्स लेंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली आप कोई भी चीज़ अपनी बॉडी में लेंगे तो उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट होगा, वो हर दवा का है, बट हमें ये देखना है कि उससे हमें पॉजिटिव क्या इफेक्ट हो रहा है, हमें जो हम थेरेपी सीख कर रहे हैं उससे हमें क्या पॉजिटिव फील हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, और भी डिटेल में बात करेंगे हर एक कोर कॉन्सेप्ट पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।